चलिए शुरू करते हैं अपना हिप्नोसिस का जो कोर्स है आज उसको। ठीक है। तो हिप्नोसिस, ये नाम जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है। जैसे ही हम हिप्नोसिस बोलते हैं, हिप्नोटिज्म बोलते हैं या फिर हिप्नोटाइज करना बोलते हैं, तो लोग जो है ना वो तुरंत ही डर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे देश में जो है वो हिप्नोटिज्म को अलग तरीके से लिया जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें हम, तो हिप्नोटिज्म एक बहुत ही अच्छी कला के रूप में लिया जाता है। चाहे वो हिप्नोथेरापी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर स्टेज हिप्नोटिज्म हो। ठीक है। पर हमारे देश में अगर आप स्टेज हिप्नोटिज्म दिखाते हैं, तो लोग आपको यही कहेंगे कि ये कोई काला जादू या तंत्र मंत्र कर रहा है। ठीक है। तो हिप्नोटिज्म जो है, एक्चुअली में हिप्नोटिज्म है क्या? हिप्नोटिज्म ये नहीं है कि हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। हिप्नोटिज्म ये है कि वो लोग अपने आप को ही कंट्रोल कर रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी आप ये समझिए कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत। ठीक है। तो ये जो हिप्नोसिस है, बेसिकली उसके तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है सेल्फ हिप्नोसिस, जो हम खुद के लिए करते हैं। दूसरा एक प्रकार होता है इसका स्टेज हिप्नोटिज्म, जो हम मनोरंजन के लिए दिखाते हैं। और तीसरा होता है क्लिनिकल हिप्नोथेरापी। ठीक है। इसमें हम लोगों की बीमारी वगैरह दूर करते हैं। अब उसी का एक पार्ट होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी हिप्नोथेरापी का ही एक पार्ट है। एक नया पार्ट आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत प्रचलित है, जिसको कहते हैं स्पिरिट रिलीज थेरापी। मतलब जो हम यहाँ पर कहते हैं ना, भूत प्रेत निकालना, उसको वो लोग कहते हैं स्पिरिट हाँ। रिलीज थेरापी। वो भी हिप्नोथेरापी से ही जुड़ा हुआ है, और हिप्नोथेरापी से ही वो लोग करते हैं। तो ये तीन मेन इसकी ब्रांचेस कही जा सकती है। और असल में हिप्नोसिस होता क्या है? तो हिप्नोसिस एक ट्रांस अवस्था है, जहां पर व्यक्ति पूरी तरह से सोता नहीं है, या व्यक्ति पूरी तरह से जगा नहीं है। इन बिटवीन कंडीशन, दोनों के बीच की एक जो अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं सम्मोहन की अवस्था, ट्रांस की अवस्था, या फिर हिप्नोटिज्म की अवस्था। अब ये जो ट्रांस कंडीशन है, इसमें होता क्या है, इसमें पर्सन फील क्या करता है? तो पर्सन सुन सब कुछ सकता है, आवाज उसको सब आती है, उसको फील सब कुछ हो सकता है। बस एक चीज होती है कि उसकी जो आंखें है वो चिपक जाती है, और उसके जो पूरा बॉडी है ना, वो ऐसा लगता है कि अब वो हिला नहीं सकता है। वो एक स्टक कंडीशन में आ जाता है, कैटिलेप्सी मोड जिसको हम कहते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज में। तो एक ऐसी हिप्नोटिक कैटिलेप्सी मोड में वो आ जाता है। बाकी उसको अवेयरनेस पूरी रहती है। आप क्या बोलेंगे वो सुन पाएगा। अगर आप उसको प्रश्न पूछेंगे तो वो जवाब भी दे पाएगा। ठीक है। अगर वो बहुत ही गहरी अवस्था में चला जाता है, नींद में चला जाता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये हिप्नोटाइज है, अब उसको बोलेंगे हम ये सो गया है। ठीक है। क्योंकि हिप्नोसिस में हमें पर्सन को इन बिटवीन रखना है। अदरवाइज जैसे पीएलआर आप करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप सवाल पूछोगे वो सुनेगा ही नहीं, तो वो जवाब कैसे देगा? तो अगर वो सो जाता है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें उसको रखना है इन बिटवीन कंडीशन, एक ट्रांस अवस्था में, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसके साथ। तो ये जो ट्रांस अवस्था है, ये हम दिन में 2 बार अनुभव करते हैं, 24 घंटे में 2 बार। एक कब? जब हम रात को सोने जाते हैं तब। जैसे हम रात को बेड पे लेटते हैं, कुछ सोचना शुरू करते हैं, और सोचते 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 एक गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ये जो सोचने का समय और ये गहरी नींद में जाने का समय, इन बिटवीन जो 5-10 मिनट का टाइम होता है, वो होता है हमारा नेचुरल ट्रांस। सेम उसी तरह जब हम मॉर्निंग में वापस उठते हैं, तो उठने के साथ ही हम पूरा अवेयरनेस में नहीं आ जाते। हमको लगते हैं एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पूरी तरह से जगने के लिए। तो जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको ये समझ लेना है कि अभी मैं एक ट्रांस में हूं। ठीक है। इसीलिए हम हमारे कल्चर में कहते हैं कि जब हम सुबह उठेंगे, अच्छे अच्छे मंत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो हम बोलते हैं सुबह उठ के तुरंत, वो हम ट्रांस अवस्था में सुनते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह उसको ग्रहण कर लेता है, और आपकी लाइफ जो है ना उस तरह से वो बनाता है। तो हमारा जो सुबह का टाइम है और रात को सोने का टाइम, ये 2 टाइम जो है ना नेचुरल ट्रांस है। अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रात को सोने के टाइम पे अच्छे अच्छे पॉजिटिव सजेशन सोचते रहो, और सुबह उठने के बाद ही तुरंत ही अपने आप को अच्छे अच्छे अफर्मेशन दो। अगर श्लोक या मंत्र या कुछ याद नहीं रहता है, या फिर समझ में नहीं आता है, तो अपनी सिंपल भाषा जो है गुजराती हिंदी, उसमें आप बना लो और अपने आप को बोलते रहो।
ठीक है, तो ये 2 आपके माइंड प्रोग्रामिंग के टाइम है, रात का और दिन का। तो ये ट्रांस अवस्था होती है, लोगों को बहुत गलतफ़हमी होती है कि हम हिप्नोसिस में जाएँगे तो बेहोश हो जाएँगे। हम हिप्नोसिस में जाएँगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें किसी और दुनिया में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे विचार शून्य हो जाएँगे। ठीक है? विचार शून्य यहाँ पर नहीं होते, विचार आपके चलते रहेंगे, विचार शून्य अवस्था को तो हम समाधि अवस्था या फिर रात की नींद कहेंगे। ठीक है? तो ट्रांस अवस्था में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप जागृत अवस्था में ही हो, पर एक ही चीज़ होती है कि आप अपने शरीर को, आँखों को खोल नहीं सकते, शरीर को हिला नहीं सकते जब तक वो हिप्नोटिस्ट आपको सजेशन नहीं देता तब तक। ठीक है? अब जब हम हिप्नोसिस सीखते हैं तो हम ये कहते हैं कि एवरी हिप्नोसिस इज़ अ सेल्फ हिप्नोसिस। हर एक सम्मोहन सेल्फ हिप्नोसिस है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो जब हिप्नोसिस की खोज हुई, उस समय पे जो रिसर्च चल रहे थे, उस रिसर्च पे पाया गया कि पहले जब 10 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और उनको बताया गया कि आपको आँखें बंद करनी है, अपने शरीर को रिलैक्स रखना है और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीथिंग के ऊपर रखना है और ऐसा आपको करना है 10 मिनट के लिए। अगर आप ये 10 मिनट के लिए कर लेते हैं, तो आप जो है कि माइंड की वो हिप्नोसिस की जो अवस्था है, ट्रांस अवस्था, उसमें आप उतर जाएँगे। अब 10 मिनट के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि 10 में से 1 भी ये कर नहीं पाया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे बेसिकली क्या है ना कि जैसे हम, अगर मैं आपको कहूँगा, जैसे हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं, तो हम बैठते हैं, आँखें बंद करते हैं, फिर हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड में ही एक विचार आएगा, उसी विचार पे आप चढ़ जाएँगे और कहीं न कहीं फिर घूम के थोड़ी देर में वापस आएँगे। ठीक है? वे हमारे साथ यही होता है। तो हमारा मन क्या है? हमारा मन बहुत ही चंचल है। वो एक जगह पे टिकता नहीं है, हम खुद अपने आप को फ़ोकस नहीं कर पाते। जब ये समस्या हुई, तो साइंटिस्ट ने एक रास्ता निकाला। साइंटिस्ट ने क्या करा? एक व्यक्ति को तैयार किया और उसको पूरा ट्रेन कर दिया कि आपको जो ये हम स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, वो स्क्रिप्ट आपको पढ़नी है और इन 10 लोगों को सुनानी है। अब साइंटिस्ट ने वो जो स्क्रिप्ट थी, वो पढ़ना शुरू किया और 10-15 मिनट बाद जब चेक किया, तो 10 में से 8 लोग जो है वो हिप्नोटाइज़ हो चुके थे। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? जो पढ़ रहा था, स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, उसके पास तो कोई ऐसी पावर है नहीं कि वो 10 लोगों को हिप्नोटाइज़ कर सके। तो ये कैसे हुआ? तो जो 10 लोग थे, उसमें से 8 जो लोग थे, उन्होंने पूरी तरह से उस व्यक्ति की बात को सुना और वो जो कहता है उसी तरह उसको फ़ॉलो किया। अब जब उन्होंने फ़ॉलो किया, तो वो अपने आप को हिप्नोटाइज़ करने में सफल हो गए। मतलब यहाँ पर हिप्नोटिस्ट ने कुछ नहीं किया है, सारा कुछ जो किया है वो 8 लोगों ने अपने आप ही किया है। तो अगर वो 8 लोग, वो 2 लोग की तरह अगर फ़ोकस नहीं करते, उनको सुनते नहीं, तो वो भी नहीं जा पाते। इसलिए कहते हैं कि एवरी हिप्नोसिस इज़ अ सेल्फ हिप्नोसिस। बस देखने वाले को ये लगता है कि ये वो जो हिप्नोटिस्ट है, इन्हें सबको हिप्नोटाइज़ कर दिया, पर इनडायरेक्टली वो सब लोग अपने आप ही हिप्नोटाइज़ होते हैं। ठीक है? तो ये समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर सिर्फ़ एक बोलने की कला को सीखते हैं, बाकी हिप्नोटाइज़ तो उन लोगों को अपने आप ही होना है। तो ये एक सेल्फ हिप्नोसिस ही है जो हम दूसरों को करवाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन की तरह। हम उसको गाइड करते हैं उस अवस्था में जाने के लिए। ठीक है? अब ये देखते हैं कि हिप्नोसिस से हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो हिप्नोसिस एक ऐसी कला है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को सुनने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है हमारा साइकोलॉजिकल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग। साइकोलॉजिकल हीलिंग में क्या आता है? साइकोलॉजिक हीलिंग में सब कुछ आता है। आपका फ़ियर, फ़ोबिया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओसीडी के प्रॉब्लम्स और अदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनने साइंस को नाम दिया है अलग-अलग, वो सारे आ जाते हैं। अब ये जो साइकोलॉजिकल जितने इश्यूज़ हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ नहीं है। मेडिकल साइंस में हम जो दवाइयाँ लेते हैं, वो सिर्फ़ 2 तरह की होती है। एक तो होती है आपको नींद में ले जाने की और दूसरी होती है आपके न्यूरॉन्स को शांत करने की ताकि आप सोच ना सकें। अब जैसे स्ट्रेस डिप्रेशन है, तो स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों आता है? जब हम कुछ सोचते हैं तभी आता है। जैसे अगर मुझे किसी को कल 1 लाख रुपए देने हैं, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसके बारे में जब सोचूँगा, तब मैं स्ट्रेस में आ जाऊँगा कि भई मेरे पास है नहीं, मैं कल कैसे दूँगा? तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी सोचने की क्षमता को ही बंद कर देते हैं। जब सुबह में गोली देंगे, वो ऐसी होगी जिससे आप सोच ना सकें,
शाम होने के बाद जो गोली होगी वो आपको सुलाने के लिए होगी। ठीक है, तो रात में सोए रहेंगे और दिन में सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये जो अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलता है तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानकारक है। और अगर यही चीज आप अगर हिप्नोसिस से करें, ठीक है, तो हिप्नोसिस से ना इसमें आपको दवाई दी जाएगी, ना ही कोई अलग से मेडिसिन दी जाएगी। सारा कुछ जो होगा आपके दिमाग के ऊपर काम होगा। जो आपका डर है, जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका डिप्रेशन है, उसको हम सीधा ही माइंड से डिलीट करेंगे। तो हिप्नोसिस एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजी हीलिंग के लिए बनी हुई है, बाकी कोई दवाइयां आपके ऊपर ज्यादा देर तक असर नहीं करेगी। दूसरा होता है फिजिकल डिसीज, शारीरिक रोग में हीलिंग देना, शारीरिक रोगों को ठीक करना। अब ये हम अगर लॉजिकल थिंक करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि भाई शारीरिक जो रोग है उसको भाई कैसे माइंड के साथ, हिप्नोसिस के साथ कैसे ठीक करेंगे, उसको तो दवाई चाहिए। तो समझने की बात यह है कि जब हम दवाई लेते हैं तो क्या होता है, दवाई में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अब हमारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। गोली इतनी छोटी सी होती है, वो क्या करती है, वो सिर्फ माइंड को बताती है कि तुम्हें ये अभी जो है ना कि हॉर्मोन्स रिलीज करना है, अभी ये केमिकल रिलीज करना है, ताकि जो बीमारी है वो अभी थम जाए। तो यही काम हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देके भी कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। उसको पता है कि कब हार्ट बीट को तेज करने हैं, उसको पता है कब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, उसको पता है कब आंखों को बंद करना है खोलना है, उसको पता है कब सांस लेनी है, उसको सब पता है। उसको पता भी है कब कौन सा हार्मोन्स रिलीज करना है, कौन सा केमिकल छोड़ना है। जब बहुत खुश खुश हो जाते हैं तो वो खुशी कहाँ से आती है, वो एक हार्मोन्स निकलता है माइंड से, वो ही हार्मोन्स आपको खुशी देती है। तो ऐसे अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। तो अगर हम डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट कर सके तो हम सीधा हमारे शब्द जो है वो दवाई का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल डिसीज को भी आप जो है कि हील कर सकते हैं। दूसरा होता है कोई भी बुरी आदत को छुड़ाना और नई आदत को डालना। मतलब कुछ नया सीखना है या फिर कोई नई आदत डालनी है। जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन ध्यान वगैरह करें, पर नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हम माइंड प्रोग्रामिंग करके उनको वो आदत डाल सकते हैं। बुरी आदत जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, नाखून चबाना, ठीक है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना, ये सारी जो है बुरी आदत है, उसको भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी नया डेवलपमेंट करना है हमारे अंदर, जैसे गाड़ी सीखना। पहले दिन गाड़ी सीखने जाते हैं तब देखना पड़ता है कि गियर कैसे चेंज होगा, एक्सीलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, सब आंखों से देखना पड़ता है। 10-15 दिन 20 दिन जब हम रोज ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, आंखें रोड पे होती है, हाथ पैर अपने आप चलते हैं और गाड़ी बढ़िया चलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इनडायरेक्टली यहाँ पर हिप्नोसिस ही किया है। हिप्नोसिस में एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं हैमरिंग। मतलब एक ही चीज बार बार अपने माइंड को बताते रहो। तो आपने क्या करा, एक ही चीज यस। 10-15 दिन अपने माइंड को बताया करा कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आपने आपके माइंड ने उसको समझ लिया और आपकी मसल्स मेमोरी बन गई। एक ये हैमरिंग का एक एग्जांपल मुझे याद आया। एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है जो हम सबने बचपन में बहुत सुना है। वो क्या है? पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे माँ बाप जो है ना बच्चों को यही सुनाते हैं हर रोज। तब बच्चा क्या होता है, बच्चा जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें लॉजिकल माइंड नहीं होता है। तो ये सारी बातें कहाँ जाती है उसके सबकॉन्शियस में। इसलिए बड़ा होते 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 उसके माइंड में पूरी तरह बैठ जाता है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है। और इसलिए क्या होता है कि उसकी ग्रोथ में हर जगह रुकावट आती है, जो हम कहते हैं ना मनी ब्लॉकेजेस। सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस तो हमने ही खुद क्रिएट किया बचपन से। तो ऐसे जो सेंटेंस है, ऐसी चीज है जो आप हर रोज करते हो, हर रोज सुनते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती है। वो कहाँ से उतरती है अभी मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको आगे वो पीडीएफ दिखाऊंगा तब। तो ये काम और है कि कुछ नया सीखना है, कुछ बुरी आदतों को छोड़ना है, नई आदत डालनी है। उसके बाद आता है अपना स्पिरिचुअल वर्क, आध्यात्मिक जितने भी काम है उसके लिए भी हम हिप्नोसिस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो हम मेडिटेशन भी करते हैं ना, वो भी क्या है, वो भी एक सेल्फ हिप्नोसिस ही है। हम हिप्नोसिस में भी क्या करते हैं, लोगों को आंखें बंद करवाते हैं, रिलैक्सिंग करवाते हैं,
फोकस करवाते हैं। आप मेडिटेशन में भी वही करते हैं, नीचे बैठते हैं, आंखों को बंद करते हैं और अपना ध्यान किसी भी एक जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी क्या है, एक सेल्फ हिप्नोसिस है। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो काम है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब क्या है, हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पहले जन्म में क्या थे, या फिर हमारे करंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या उसके रूट कोज पिछली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ता है। अब ये जो मेमोरी है, ठीक है, लाइफ बिटवीन लाइफ की मेमोरीज, वो कहां पर होती है? हमारे पास, जैसे विज्ञान में हम कहते हैं कि भाई हमारे दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इस माइंड में जो मेमोरी है वो तो हमारी इस लाइफ की है, तो वो तो हम बहुत ही आसानी से खुली आंखों से ही याद कर सकते हैं। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, पिछले साल कहाँ घूमने गए थे, वो सब हम खुली आंखों से ऐसे याद कर सकते हैं। पर ये जो लाइफ बिटवीन लाइफ की मेमोरी है, उसको क्यों नहीं याद कर सकते, वो क्यों हम भूल जाते हैं? तो वो जो है, वो कोई हमारे फिजिकल माइंड में नहीं रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा माइंड है, छोटा माइंड है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सब पता है। पर वो मेमोरी कहाँ पर है? तो वो मेमोरी होती है जब हम आध्यात्मिकता में बात करते हैं, तो एक और माइंड को ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड जो एक फिजिकल माइंड नहीं है, पर हमारे क्राउन चक्र के ऊपर कहीं आसपास में घूमता रहता है। तो यहाँ की जो मेमोरी है, यहाँ का जो डेटा है, उसको अगर निकालना है, उसको अगर देखना है, एक्सेस करना है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है? हिप्नोसिस का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में इतना पावर है कि वो हमारे सुपर कॉन्शियस की मेमोरी को निकाल सके। इवन ब्रह्मांड में रही हुई जितनी भी डिटेल्स है, वो सारी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो निकाल सकता है। जैसे वो आकाशिक रिकॉर्ड पूछ रहे थे ना मेहुल भाई आप, तो हाँ सर। आकाशिक रिकॉर्ड भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो भी इसी का ही पार्ट है। इवन एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं कुछ लोग, या फिर करवाते हैं, हाँ सर। हाँ वो भी हिप्नोसिस हाँ। का ही पार्ट है। हिप्नोसिस जो है ना, ट्रांस अवस्था, अगर कोई व्यक्ति ट्रांस में पहुंच गया, उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है। आकाशिक रिकॉर्ड भी पॉसिबल है, एस्ट्रल ट्रैवल भी पॉसिबल है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी पॉसिबल है, फ्यूचर प्रोग्रेशन भी पॉसिबल है, स्पिरिट रिलीज भी पॉसिबल है। सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज होगी। आप जो बोल रहे हो ना, वो ही चेंज होगा। बाकी ट्रांस में ले जाने तक की प्रोसेस सबको हमेशा एक ही करनी पड़ेगी। ऐसा कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि जो आप विदाउट हिप्नोसिस या विदाउट ट्रांस आप इन चीजों को कर पाए। ठीक है, अगर कोई अपने आप भी आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ता है, तो वो अपने एक सेल्फ ट्रांस में जा रहा है। ठीक है, एक ध्यान की एक गहरी अवस्था में जा रहा है। तो ये जो चीजें है ना, खुद को करने से अगर आप दूसरों को कराएंगे ना, तो वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। क्योंकि आप, हमें पता है कि भाई सेल्फ के लिए बहुत मुश्किल है, जब हम दूसरों के ऊपर ट्राई करते हैं तो वो तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि हिप्नोसिस से हो सकती है। और ट्रांस अवस्था एक बहुत ही मैजिकल अवस्था है, जहां पर आप बहुत कुछ डिटेल निकाल सकते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में। ठीक है, घटनाओं के बारे में, पास्ट के बारे में, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। तो ये काम जो है सारे हम ये हिप्नोसिस से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक आपको पीडीएफ दिखाता हूं कि माइंड कैसे वर्क करता है, क्योंकि हिप्नोसिस को जानने के लिए माइंड को जानना पड़ेगा सबसे पहले। ये रहा। ये है। अब जब हम विज्ञान में बात करेंगे, साइंस में, तो हम दो माइंड को ही कंसीडर करेंगे हिप्नोथेरापी में, वो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जब हम आध्यात्मिकता में जाते हैं, तो और भी माइंड यहाँ पर जुड़ते हैं। पर एज पर साइंस, विज्ञान, हम इन दोनों को ही अभी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बहुत ही करता है। जनरल पब्लिक को ऐसा ही लगता है कि कॉन्शियस माइंड बहुत काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो कोई जानता है ही नहीं। बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ बना हुआ है जिसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लिखा हुआ है। तो कॉन्शियस माइंड जो है, वो सिर्फ 10% काम करता है, 10%। और वो 10% काम कौन से है? तीन ही काम है इसके।
एक तो है एनालिसिस करना। एनालिसिस करना इसका मतलब क्या है कि दिन के दरमियान आप जो भी कुछ देखते हैं, आप जो भी कुछ सुनते हैं, उन डेटा को एनालिसिस करना और उसके मुताबिक वापस से रिस्पॉन्स देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं कि अभी आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पर कोई एंटर करेगा आपके कमरे में और आपको ये कहेगा कि मुझे आपका मोबाइल फोन या फिर मुझे आपका वॉलेट दीजिए। अब ये एक घटना हुई, कोई व्यक्ति अंदर घुसा या आपने देखा, अब उसने एक सजेशन भी दिया कि भाई मुझे आपका ये वॉलेट दीजिए, मोबाइल दीजिए। अब ये जो सारा डेटा आपके माइंड में गया, आपके कानों से, आपकी आंखों से, इसके ऊपर ये एनालिसिस करेगा। एनालिसिस क्या करेगा? तो दो तीन चांसेस हो सकते हैं। एक तो आप उस व्यक्ति को अगर जानते हैं, ठीक है, तो आपका माइंड क्या रिस्पॉन्स देगा? तो आप उनको पूछेंगे कि भाई हाँ मोबाइल फोन क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उनको जानते हैं और वो मांग रहा है, तो आप सिर्फ इतना पूछेंगे कि भाई फोन क्यों चाहिए। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, तो आपका माइंड बोलेगा कि सीधा ही उसको पूछो भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो ये आप दूसरे सिनारियो में ये पूछेंगे। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप वो व्यक्ति को जानते भी हो और वो बिल्कुल भरोसे के पात्र है, तो आपका माइंड जो है तुरंत ही आपको बोलेगा कि अपना मोबाइल निकालो और उसको दे दो। ये तीन चीजें हो सकती है। तो ये जितना भी एनालिसिस हुआ यहाँ पर, कोई व्यक्ति आया, उसने ये कहा, व्यक्ति कौन है, जानते हैं नहीं जानते, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारा काम किसने किया? कॉन्शियस माइंड ने। और ये आप सिर्फ एक कॉन्शियसनेस में कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस को क्या कहेंगे? एक पूरी तरह से जागृत अवस्था, जैसे अभी है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, दिन के दरमियान कुछ लिख रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। ये दिन का पूरा जो हमारा शेड्यूल चलता है वो पूरा कॉन्शियसनेस में होता है। अब आप आधी नींद में है और अगर कोई आके आपको पूछेगा कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप उतना सोच नहीं पाओगे। आप उनको बोलोगे कि भाई अभी रुक जा, मुझे थोड़ा ठीक से अवेयरनेस में आ जाने दे, फिर मैं सोचता हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस में होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। दूसरा होता है थिंक एंड प्लान, सोचना और प्लान बनाना। आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी, तो आपने बहुत टाइम पहले सोचा होगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ सीखना है या फिर इनको ज्वाइन करना है। फिर प्लान बनाया होगा कि इस तारीख से शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे, इनको बात करेंगे। तो जितना भी सोचा और प्लान बनाया वो भी आपने पूरी जागृत अवस्था में बनाया। ऐसा तो है नहीं कि आप रात को सो रहे थे और आप सोते सोते ही आपने प्लान बना लिया। नहीं, उस समय आप सोच ही नहीं पाएंगे। नींद में कभी सोच पाते हैं? रात को सोने के बाद कोई सोच सकता है? सिर्फ सपने आ सकते हैं, बाकी सोच कहीं कोई नहीं सकता है। तो जितना थिंक एंड प्लान, ये भी हमारे पूरी कॉन्शियसनेस में होता है। और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्सेस करना। शॉर्ट टर्म मेमोरीज मतलब कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, ज्यादा से ज्यादा एक वीक का याद होगा, उससे ज्यादा याद नहीं होगा। तो ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करना और उसको एक्सेस करना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। बस ये तीन जो काम है, इतने ही काम कॉन्शियसनेस में हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। पर पूरा दिन हम ये करते रहते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना वो सब काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके सामने देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना वर्क करता है, तो 90% वर्क करता है। और ये जितने भी काम करता है ये सारे मैजिकल काम है। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करना। लॉन्ग टर्म मेमोरीज, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में क्या आता है कि ऐसी कोई घटना जिसने आपको बहुत ही खुश किया है या फिर बहुत ही दुखी किया है। दो ही प्रकार की जो मेमोरीज है वो इस सबकॉन्शियस में एंटर कर सकती है और वो ही इसमें स्टोर हो सकती है। और यही जो फंक्शन है इसका, ठीक है, यही फंक्शन बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज का कारण है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई बहुत ही बुरी घटना हुई आपके साथ, फॉर एग्जांपल लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया बहुत ही बुरा। अब वो 2-3 महीना हॉस्पिटल में रहा, वापस से उसने जब ड्राइविंग करना शुरू किया तो उसने देखा कि भाई मेरी ड्राइविंग पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैं सर्टेन स्पीड के ऊपर चला नहीं सकता हूँ, मैं किसी की ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ, या फिर कोई बड़ा वाहन आता है तो मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में वो घटना उतर गई है और वही घटना उसको बार बार याद दिलाती है कि भाई अगर इस स्पीड से ऊपर जाएगा तो फिर से वही हाल होगा, अगर इसका साइड जो है ओवरटेक करेंगे तो यही हाल होगा। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है।
तो वो भी उसको बार बार याद दिलाता है कि भाई रिलेशनशिप में अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से वही से गुजरना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज ये फंक्शन जो है ना, ये बहुत सारे स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण है, फियर फोबिया का भी कारण है। कभी कभी किसी को आग से डर लगता है, जबकि हालांकि उसकी इस लाइफ में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, तब भी हो रहा है। तो वो कहाँ जुड़ा है? वो पास्ट लाइफ में जुड़ा है। पर मेमोरीज तो मेमोरीज है, ऐसी मेमोरीज हमेशा साथ चलती है। ठीक है, जैसे अगर पास्ट लाइफ में आग से कोई मरा है, तो वो उसके सबकॉन्शियस में एंटर कर गया, और मरने के बाद भी वो उसके साथ साथ चल रही है, वो याद है, तभी उसको इस लाइफ में भी डर रहा है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज ये फंक्शन जो है वो बहुत ही कभी कभी प्रॉब्लम भी करता है। दूसरा होता है इमोशंस एंड फीलिंग्स को क्रिएट करना और कंट्रोल करना। इमोशन एंड फीलिंग्स, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, कॉमेडी मूवी, और कोई बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीन आ गया, वहां पर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर हंसना है, वो जो हंसी है ना हम्म, वो अपने आप आ जाती है। उसके बाद हाँ, अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, वहां पर हम चले गए, तो वहां पर अपने आप ही हम शांत हो जाते हैं, थोड़े उदास हो जाते हैं, थोड़ी फीलिंग्स आ जाती है। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड क्यों कंट्रोल करता है? ये इमोशन एंड फीलिंग कैसे उसके अंदर क्रिएट होती है? तो हमारी जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, हम छोटे बच्चे से जब एडल्ट हो गए, उस टाइम में हमने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ समझा, उसी की तरह ये प्रोग्राम होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको आप ले जाओ कोई व्यक्ति जहां पर किसी की एक्सपायर हुआ है, मृत्यु हुई है, और वहां पर जाके उसको छोड़ दो, वो बच्चा वहां पर दुखी नहीं होगा। वो बच्चा तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहेगा, वहां पर हंसेगा भी, ठीक है, खेलेगा कूदेगा, सब कुछ करेगा। पर हम उसको समझाते हैं, वो वहां पर देखता है कि सब लोग कैसे बैठे हुए हैं, सब लोग कैसे रो रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना है। अगर आप उसको बचपन हम्म, से ही ट्रेनिंग दे दो कि भाई कोई मरा हुआ है, वहां पर जाके तुम्हें जोर जोर से हंसना है जब भी तुम जाओ, तब वो एडल्ट होगा तब भी वही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बचपन से ही उसी हम्म, चीज को देखते आया हुआ है, आदत हो गई है। तो उसकी इमोशंस बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये इमोशंस एंड हाँ, फीलिंग्स ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सीखता है, रिएक्ट करवाता है। उसके बाद आता है हैबिट्स, एडिक्शन, रिलेशनशिप पैटर्न्स। बुरी आदत। देखिए, जैसे बुरी आदत एक दिन में नहीं लगती है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई हम एक ही दिन में शराबी बन गए, ठीक है, या एक ही दिन में सिगरेट पीने शुरू कर दिया हमने, नहीं। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है दोस्ती यारी में और मजे में। ठीक है, एक फैशन है सिगरेट पीने की, आजकल फैशन है, तो हम भी कर रहे थे। 3-4 दिन किया, 5 दिन किया, 10-15 दिन किया, और उसके बाद आदत लग गई। क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि जो भी काम आप 15-20 दिन करेंगे, वो फिर आपकी आदत हो जाएगी। जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, 15-20 दिन गाड़ी चलाई, उसके बाद तो हमारी आदत हो गई। सेम चीज यहाँ पर होती है। दोस्तों के साथ, यारियों के साथ जब हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, 15-20 दिन पिया, उसके बाद दोस्त नहीं होंगे, तब भी सिगरेट की याद आएगी, तब भी शराब की याद आएगी, और हम पीते जाएंगे। ठीक है। तो ये हैबिट और एडिक्शन ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है और वहीं पर उसको रखता है। उसके बाद आता है इन्वॉल्टरी बॉडी फंक्शन। जैसे हमने अभी बात की कि अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है, हमारा हृदय है, हमारा माइंड है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी आंखों का ब्लिंकिंग है, सांस लेना छोड़ना है, हमारे लंग्स है, या फिर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंट्रोल करेगा। अब इसमें कौन सा केमिकल, कौन सा हॉर्मोन्स कब छोड़ना है, वो सब उसको पता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोग्राम होके आ चुका है। तो ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड का काम है। उसके बाद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी डेवलपमेंटल स्टेज, ये दोनों काम ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड निकालता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम जब बाथरूम में नहाते हैं तभी हमें अच्छे अच्छे ख्याल आते, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम नहाते हैं तब भी क्या है, इनडायरेक्टली हम रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के हाँ, साथ ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और वो आपको ना अच्छे अच्छे आइडियाज देता है। इतने अच्छे आइडियाज आपको पूरी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे जितने आप रिलैक्स होंगे तब आएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ानी है तो मेडिटेशन करना चाहिए। वो मेडिटेशन क्यों करना हम्म, चाहिए? इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आपका माइंड शांत है, रिलैक्स है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे खुला है। अब उस टाइम में जो आइडिया आएंगे, वो आप सोच सोच के पूरा दिन निकल जाएगा ना, तब भी नहीं आएगा, उतने अच्छे आइडिया आएंगे। तो ये डेवलपमेंट कुछ करना है, कुछ नया सीखना है, जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करेगा।
उसके बाद लास्ट होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन और इंट्यूशन। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात हमने की अभी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके हम डिटेल्स निकाल सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। ये सारी स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली चीजें यही सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है। और इंट्यूशन पावर, ठीक है, आने वाली घटनाओं के भास, इंट्यूशन, कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, कोई काम आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, कोई अगर दो ऑप्शन है आपके पास, क्या करूं, ये करूं या वो करूं, तो वहां पर के जो इंट्यूशन चाहिए वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही निकालता है। तो देखिए कितने सारे काम है ऐसे मैजिकल काम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और हमें आज तक पता ही नहीं है, हमें उसकी वैल्यू है ही नहीं कि हम इसको कुछ थोड़ा ठीक करें या फिर उसको थोड़ा एक्टिव करें। हम बस अपनी कॉन्शियसनेस में जीते हैं और वहीं पर हमारे सारे काम करके हमारा जो है जीवन चलाते हैं। अब एक जो है ना कमी है सबकॉन्शियस माइंड में, एक ही कमी है। वो कमी ये है कि ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लॉजिकल थिंक करने की क्षमता नहीं है। मतलब वो कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकता है, उसको जो भी कहेंगे वो उसके लिए सच है। अगर किसी को हम हिप्नोटाइज करें या फिर ट्रांस में ले जाए, उसके बाद हम इसको ये कहेंगे कि तुम भाई लड़का नहीं हो, तुम लड़की हो, आज से तुम्हारा नाम रमेश नहीं है, आज से तुम्हारा नाम अमिताभ बच्चन है, तो वो वही मानेगा जो हम उसको बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ये एक उसकी कमी है जिसका हमें फायदा उठाना है हमारे जीवन को सुधारने के लिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक लाइन दिख रही है आपको हाँ, जिस पे लिखा है क्रिटिकल ठीक है। माइंड। ठीक है, अब भगवान ने या फिर जिसने हमें बनाया है उसने एक ऐसी सिस्टम इसमें बिठाई है कि जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे से ऑलमोस्ट 13 14 15 साल की एज तक समझिए, वहां तक जो है ना ये क्रिटिकल माइंड वाली लाइन वो बहुत ही कमजोर होती है या फिर होती ही नहीं है। छोटे बच्चे में तो होती ही नहीं है, और उनके दोनों जो माइंड है ना वो एक जैसे ही होते हैं, इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को जैसा आप कहोगे ना वैसा ही मानेगा। उनको कहोगे कि लाल कलर दिखा के आप ये कहोगे ना ये काला है, तो वो कहेगा हाँ भाई काला है। ठीक है, उनको कहोगे कि भाई अभी इसको जो है ना दिन नहीं कहते, इसको रात कहते हैं, तो वो रात रात ही करेगा, क्योंकि वो जो क्रिटिकल वाली जो लाइन है ना वो बहुत कम होती है या फिर होती नहीं है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एडल्ट की अवस्था में आते जाते हैं, तब ये माइंड की लाइन जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर ये लाइन न होती और दोनों माइंड एक होते, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक ही होते, जो भी आप देखते हो, जो भी सजेशन आते हो वो सारे सबकॉन्शियस में उतर जाते, तो क्या होता? तो अभी जाने हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि कोई एक व्यक्ति अंदर आता है और आपको बोलता है मोबाइल फोन दीजिए। तो सोचिए कि आपके अंदर सोचने की क्षमता ना होती, ठीक है, ये क्रिटिकल माइंड ना होता, तो कोई व्यक्ति आके आपको बोलता कि भाई मोबाइल फोन दीजिए, वो कौन सुनता? वो आपका सबकॉन्शियस ही सुनता। और सबकॉन्शियस क्या है, उसको जो कहेंगे वो कर देगा। मतलब आप तुरंत ही कुछ भी ना सोचे ही उसको पकड़ा दोगे। अगर ऐसा यस। होता तो देखिए कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कैसे चलती? चल ही नहीं पाती। जब बच्चे बड़े यस। होते हैं तो हमें बाहर जाना होता है, ठीक है, लोगों के बीच रहना होता है, तो उस टाइम पे हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक सेफ्टी चाहिए। तो वो सेफ्टी के लिए जब हम बड़े होते हैं तब ये क्रिटिकल माइंड बनना शुरू हो जाता है और ये दोनों के बीच में एक दीवार की तरह काम करता है। अब जब ये दीवार बन गई है, अब सिचुएशन कैसी है कि जो भी हम कुछ सुनते हैं देखते हैं वो ऊपर से नीचे एंटर होता है, ये दीवार पे टकराता है और वापस कॉन्शियस माइंड में जाता है। तो वहीं पर उसका एनालिसिस होता है और आप उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो। ठीक है, तो अगर हमें हिप्नोथेरापी क्यों करनी पड़ती है? ठीक है, जैसे कोई शराबी है, पकड़ लो एग्जाम्पल के लिए, कोई शराब पी रहा है और उसको शराब बंद करनी है, और वो आपके पास आता है और आप उसको जागृत अवस्था में बहुत ही समझाते हैं कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीना गलत बात है, पैसे बर्बाद होते हैं, हेल्थ खराब होती है, अपना परिवार बिगड़ता है। ठीक है, आपने आधा घंटा उसको लेक्चर दिया जागृत अवस्था में, तो क्या हुआ? आप जितना भी कुछ बोले, ठीक है, वो उसके कहां पर गया? वो उसके कॉन्शियस माइंड में गया, वहां पर एनालिसिस हुआ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। और वो क्या करेगा, वो सामने दो तीन चीजें और आपको सुना देगा कि हाँ ये भी नुकसान होता है, वो भी नुकसान होता है। पर
फिर भी वो घर जाएगा दूसरे दिन और वो शराब पिएगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका एडिक्शन है, वो कहाँ पर है? उसका एडिक्शन तो सबकॉन्शियस। नीचे बैठा है, सबकॉन्शियस माइंड में उतर गया है, और वहां पर तो आपकी बातें पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमें उसके ऊपर एक प्रोसेस करनी पड़ती है, और ये जो क्रिटिकल माइंड बीच में जो दीवार बनी हुई है ना, उसको तोड़ना पड़ता है, और हमारी सारी बातें उसके सबकॉन्शियस में उतारनी पड़ती है, और ये जो एडिक्शन, ये जो हैबिट, वो जो रहा हुआ है ना, उसको निकालना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हिप्नोसिस। तो एज अ ओ। हिप्नोटिस्ट, आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम यही है कि किसी ना किसी टेक्निक को यूज करके इस क्रिटिकल माइंड को, इस क्रिटिकल लाइन को तोड़ना है, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में जरूरी चेंजेस करने हैं, और वापस व्यक्ति को जगाना है। अब ये लाइन तोड़ने की हजारों टेक्निक्स है, एक दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, हजारों टेक्निक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब ये क्रिटिकल माइंड अपने आप टूट जाता है, और हम एक ट्रांस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये माइंड जो है ना, इस तरह वर्क करता है, और ये जो क्रिटिकल माइंड जो है, ये अपना टारगेट है, इसको तोड़ना है, नीचे उतरना है, जरूरी थेरापी करनी है, और वापस आना है। क्लियर? किसी को क्वेश्चन है तो मुझे यस। पूछ सकता है, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। नहीं, नो सर। बहुत अच्छी तरह से क्लियर क्लियर? क्लियर हो गया। वेरी गुड। बहुत क्लियर अच्छा। सर। बढ़िया। बढ़िया। क्रिटिकल माइंड का ही समझ नहीं था, पर आज बहुत बढ़िया क्लियर हुआ। चलिए, तो थोड़ा फ्रीक्वेंसीज को देख लेंगे कि हमारा जो माइंड है, वो हमेशा एक तरंग में चलता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, 91.9 एफएम, उसी तरह हम्म। ये माइंड भी एक तरंग में चलता है। अगर वो तरंग बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं कि पर्सन कोमा में चला गया है। ठीक है? तो तरंगे रहनी चाहिए। जो माइंड में जो ना एक करंट दौड़ता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी तरह करंट होता है, पर उसका जो पावर जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हमें झटका फील नहीं होता है। बस हमारा माइंड चलता रहता है, एनर्जीज चलती रहती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये जो तरंगे है, वो कितने प्रकार की होती है? तो एज पर हिप्नोसिस में जब हम सीखेंगे, तब यहाँ पर हम 4 वेव्स के बारे में बात करेंगे। जब हम पूरी कॉन्शियस अवस्था में होते हैं, मतलब कि जब हम पूरा हमारा कामकाज करते हैं, ठीक है, जैसे आप दिन में कुछ काम करते हैं, लिखते पढ़ते खाते पीते, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो माइंड जो होता है, वो रहता है बीटा वेव्स में। माइंड की एक फ्रीक्वेंसी है बीटा वेव्स, और उसका जो मेजरमेंट है वो हर्ट्ज में होता है, हर्ट्ज। तो वो 12 से 30 हर्ट्ज में होती है। और यहाँ पर पर्सन पूरी तरह से अवेयर होता है, पूरी तरह से जागृत, बिल्कुल एक्टिव। वहां पर ना कोई नींद है, ना कोई आलसपन है, ना कोई लेजीनेस, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल एक्टिव है और पूरी जोश में काम कर रहा है। ये है माइंड की बीटा वेव्स, पूरा कॉन्शियसनेस। अब किसी व्यक्ति को हम कहे कि भाई यहाँ पर कुर्सी पे बैठ जा, या फिर लेट जा, अपनी आंखें बंद कर ले, और अपना पूरा ध्यान जो है ना, किसी सांसों के ऊपर, या कोई मंत्र के ऊपर, या फिर अपने थर्ड आई के ऊपर लगाना शुरू कर दे। ठीक है? अब जब वो व्यक्ति बैठता है, फिजिकल एक्टिविटीज बंद हो जाती है, ठीक है, शरीर स्थिर होता है, और माइंड धीरे 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 फोकस लगाना शुरू करता है। जब वो इस अवस्था में पहुंचता है, तो उसका माइंड जो है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता है, ब्रेन वेव्स जो है थोड़े कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और वो एंटर करता है अल्फा वेव्स, अल्फा अवस्था में। और जहां फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और हो जाती है 7.5 से लेके 12 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज तक। और ये जो होता है, ये हमारा गेटवे है सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने का। तो जब हम पर्सन को हिप्नोटाइज करेंगे ना, तो सबसे पहले उसको ले जाएंगे अल्फा अवस्था में, मतलब थोड़ी शांत अवस्था में। थोड़ा उसको शांत करेंगे, जो उछल कूद कर रहा है ना, उसको बिठा के एक जगह शांत कर देंगे। तो ये जो है, ये इन बिटवीन कंडीशन है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की, एक गेट है, दरवाजा है। अब व्यक्ति को हमने बिठाया है, थोड़ा शांत किया है, उसको कुछ ऐसी प्रोसेस करके, कुछ ऐसी टेक्निक्स करके और थोड़ा गहरा उतार दिया जाए, और थोड़ी गहरी नींद में ले जाया जाए, तब वो पहुंचता है थीटा वेव्स में, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से लेके 7.5। और ये जो थीटा ब्रेन वेव्स है, ये 100% सबकॉन्शियस माइंड है। यहाँ पर कॉन्शियस माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत हो जाता है, पूरी तरह से एक्टिव। मतलब अब पर्सन पूरी तरह से रेडी है आपके सजेशन और आपके कमांड को लेने के लिए।
चाहे वो स्टेज हिप्नोसिस का हो, चाहे वो हिप्नोथेरापी का हो, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हो, चाहे वो एस्ट्रल ट्रैवल का हो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड का हो, कोई भी हो। यहां पर थीटा वेव्स में पर्सन पूरी तरह से सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाता है। इस ब्रेन वेव्स को हम एक मैजिकल वेव्स की तरह जानते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक चीज और होती है, और वो ये है कि पर्सन का ऑटो हीलिंग स्टार्ट होता है। ऑटो हीलिंग का मतलब क्या है कि पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी प्रश्न, जितने भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं रही हुई है, वो अपने आप जो है ना सॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक अलग से मोडालिटी है थीटा हीलिंग करके, ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड थेरापी है थीटा हीलिंग। डॉक्टर वियना स्टीबल, यूएस की है, उसने एक थीटा हीलिंग की मोडालिटी अपने नाम रजिस्टर करवा ली है। करती कुछ नहीं है उसमें, बस एक छोटी सी प्रोसेस करती है थेरापी के पहले, और पर्सन को थीटा में ले जाके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती है, और उसी 15-20 मिनट में पर्सन जो है ना वो ऑटो हीलिंग में जाके अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये जो थीटा वेव्स जो है वो बहुत ही मैजिकल वेव्स है, ठीक है। और हमारा टारगेट, हमारा जो एक मकसद होता है एज ए हिप्नोटिस्ट, वो यही होता है कि पर्सन को थीटा वेव्स में रखा जाए, ठीक है। अब अगर पर्सन बहुत ही सेंसिटिव है या फिर बहुत ही थका हुआ है, कुछ है, तो वो और ज्यादा डीप में जाके वो पहुंच जाता है डेल्टा वेव्स में। अब डेल्टा वेव्स मतलब कौन से वेव्स? डेल्टा वेव्स मतलब वही वेव्स जो हम रात को नींद में सोते हैं, ठीक है। जो हमारी एक साउंड स्लीप होती है ना, वो डेल्टा वेव्स है। और साउंड स्लीप में क्या होता है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता है आसपास का। तो जब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो वो पर्सन हमारे किसी काम का है नहीं। अगर वो डेल्टा में चला गया है तो उसको छोड़ देना है, अपने आप जब वो उसकी नींद खत्म होगी तब वापस जगेगा, ठीक है। फिर हमारा टाइम और हमारी एनर्जी वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जब वो सोच गया है तो उसको सोने देना है। तो ये जो ब्रेन वेव्स है इस तरह चलते हैं। आप देखिए, अब आप जब रात को सोते हैं, मैंने कहा था ना नेचुरल ट्रांस आता है, तो नेचुरल ट्रांस क्यों आता है? देखिए आप, कि जैसे आप पूरी एक्टिवनेस में है, बीटा में, जैसे ही आप बेड पे लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, ठीक है, तब कहाँ पहुंचे? अल्फा में पहुंचे। उसके बाद कुछ ना कुछ इमेजिनेशन किया, तब कहाँ पहुंचे? तब थीटा में पहुंचे। अब थीटा क्या है? थीटा हमारा ट्रांस है। थीटा में पहुंचे, उसके बाद और इमेजिन किया, तब पहुंच गए आप डेल्टा में, मतलब एक साउंड स्लीप में पहुंच गए। और जब वापस जगते हैं तब भी क्या होता है? रिवर्स। देखिए, डेल्टा में से वापस आंखें खुली, कहाँ पहुंचे? थीटा में। थीटा मतलब ट्रांस, ये अपनी सेल्फ हिप्नोसिस की अवस्था। उसके बाद और थोड़ा अवेयरनेस में आए, कहाँ पहुंचे? अल्फा में। उसके बाद पूरा अवेयरनेस में आ गए, कहाँ पहुंचे? बीटा में, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल हम हर रोज अपने जर्नी में करते ही है। एवरी डे की हमारी आदत है ये। तो अगर कोई ये कहता है ना कि भाई मैं ट्रांस में नहीं जा पाता हूं, तो उसको इस तरह समझा दो कि भाई जब तुम रात को सोने जाते हो ना, उसी तरह से फील करो कि भाई तुम सोने जा रहे हो। वो 100% ट्रांस में जाएगा ही जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो ना जा पाए, ठीक है। तो ये जो 4 ब्रेन वेव्स है, इसके ऊपर भी एक ब्रेन वेव्स होता है बीटा के ऊपर, जिसको हम कहते हैं गामा ब्रेन वेव्स। पर वो कब होता है? जब हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो गए, कुछ ऐसा हो गया हमारी लाइफ में एक्साइटेड, तब जाके हम कहते हैं गामा में। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत जीत गई, बहुत एक्साइटेड हो गए, तब हम चले गए गामा में। आजकल वो एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं, वो एनर्जी ड्रिंक पी लिया कैफीन वाला, तब वो कहाँ पहुंच गए? पूरा एक एनर्जी आ गई, मतलब गामा में पहुंच गए, ठीक है। तो वो गामा अवस्था है जो हमारे किसी काम की नहीं है समझने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब ये यस जो सर। चीजें है ये याद रखने की चीजें नहीं है, बस ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप एज ए हिप्नोथेरापिस्ट या फिर हीलिंग के फील्ड में जाएंगे ना, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको ऐसे उल्टे सीधे सवाल करेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से उनको बता पाएंगे कि भाई इसका ऐसा होता है, तो तू अभी शांत रहे। अगर नहीं पता होगा, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ लेनी जरूरी है। देखिए, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स होते हैं हिप्नोसिस में, उसको थोड़ा देख लेते हैं आज। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि पर्सन जब हिप्नोसिस में जाता है तब सो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा है ही नहीं, मैंने अभी आपको बता दिया कि पर्सन जो है ना वो बिल्कुल अवेयरनेस में रहता है, पूरी तरह से अवेयरनेस, बल्कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कहां पर? जो आप बोल रहे हो ना उसके ऊपर, बाकी की चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती है। जब आप किसी को हिप्नोटाइज करेंगे ना, तो वो आपके सजेशन को ही सुनेगा,
फिर वो दूसरे क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो उसके लिए मैटर नहीं करता है। वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा बिल्कुल आपके वॉइस के ऊपर, ठीक है। तो उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है कि यू कैन डू एनीथिंग विद द पर्सन इन हिप्नोसिस, आप कुछ भी कर सकते हैं जो पर्सन हिप्नोटाइज है उसके साथ। अब ये जो है ना, ये आधा सच भी है आधा गलत भी है, क्योंकि लोगों ने क्या देखा है, लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि हम स्टेज हिप्नोसिस में लोगों के कपड़े उतरवा देते हैं, ठीक है। तो अब उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई ये सर तो कपड़े भी उतरवा देते हैं, मतलब ये तो कुछ भी करवा लेते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कपड़े क्यों उतर जाते हैं वहां पर, क्योंकि हम उनको एक सजेशन देते हैं कि भाई जैसे ही आप, मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा, आप एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर चारों तरफ रेगिस्तान है, टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि आप अपने कपड़े उतारने तक की उस गर्मी को फील करते हैं। अब देखिए, गर्मी को फील करना ये हमारी आदत है, कपड़े उतारना, हम जब नहाने जाते हैं हर रोज कपड़े उतारते हैं। तो माइंड को ये नहीं पता है कि आप नहाने जा रहे हो या गर्मी में जा रहे हो, या यहाँ पर 50 लोग बैठे हुए हैं। उसको तो जो लगता है वो करेगा ही, ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें, इवन किसी को लूटना है तब भी लूट सकते हैं हिप्नोसिस से। आपने सुना होगा कि भाई रास्ते में किसी को हिप्नोटाइज कर लिया और लूट लिया, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, उसकी भी ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम गुजराती लोग हैं, हम ज्यादातर वेजिटेरियन है 100%, ठीक है। तो अगर हमें कोई हिप्नोटाइज करेगा और हमें कोई ये बोलेगा कि भाई 3 to 1 की काउंटिंग में मैं आपको नॉनवेज डिश दूंगा और वो आप खाएंगे, नहीं खाएंगे, वो तुरंत ही हमारा माइंड ट्रिगर करेगा माइंड में कि भाई ये तो हमारे बचपन से ही एक रूल है, फेथ है, हमारा रिलीजन से जुड़ा हुआ है, इसको नहीं लेना है, अभी निकालो इसको, तुरंत जग जाओगे। तो माइंड जो है ना वहां पर तुरंत ही बाउंस बैक करता है। कुछ ऐसे सजेशन, कुछ ऐसे कमांड आ जाते हैं जो हमारे रिलीजन एथिक्स से जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कोई मुझे बोलेगा कि भाई गर्मी लग रही है कपड़े निकाल दो, तब मैं कपड़े भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। उसके बाद है, पर्सन सब कुछ भूल जाता है हिप्नोसिस में, उसके साथ क्या हुआ है वो पर्सन भूल जाता है, लोगों को ये लगता है। इसमें भी आधा सच और आधा गलत है, कि कुछ लोग जो है ना, उनको सब कुछ याद रहता है कि उनको क्या सजेशन दिए थे, क्या कमांड दिए थे, सब कुछ याद रहता है। पर अगर एक ऐसी भी ट्रिक होती है जहां पर अगर हमें उनको भुलाना है कि भाई आपके साथ हमने, जैसे कोई शराबी है उसको हमने शराब छुड़वाने के सजेशन दिए, उसके बाद ये उनको भूलवाना है कि भाई हमने सजेशन दिए थे। तो एक पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस होते हैं, जब वो हम देते हैं तब वो सारी चीजें भूल जाता है। तो ये भी क्या है ना कि 50-50 का चांसेस है इसमें कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई पर्सन नेचुरली सब कुछ भूल जाता है, कोई जो होता है वो बिल्कुल पूरा याद रहता है, ठीक है। तो ये भी आधा आधा है। उसके बाद, इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट बी हिप्नोटाइज। किसी को ये लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, तो मैं हिप्नोटाइज नहीं हो पाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हिप्नोटिज्म, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, वो तुरंत ही हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं, अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस वही है कि अगर आप फोकस करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज हो जाते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। लास्ट है, पर्सन विल स्टक इन द ट्रांस स्टेट। अगर किसी को डर लगता है, ठीक है, कोई नया नया सीखता है ना, तो उसको डर लगता है कि भाई मैं किसी को हिप्नोटाइज करूंगा और अगर वो ट्रांस में टिक गया और वापस नहीं जगा तो क्या करेंगे। तो आज तक की हिस्ट्री, ठीक है, 200-250 साल की हिस्ट्री है हिप्नोसिस की, आज तक ऐसा नहीं बना कि पर्सन कोई ट्रांस में रहा हो। पर्सन को ट्रांस में रखना मुश्किल है, ट्रांस से बाहर लाना बहुत ही आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो डेल्टा में चला जाता है, साउंड स्लिप लेने लगता है और हमें सुन नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा उठने में देर लगती है। बाकी अगर आपने किसी को ट्रांस में डाल दिया और वो वहां पर टिक गया, वापस नहीं आया, तो आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ऐसे कोई मेहुल जी थे, उन्होंने किसी को ट्रांस में ले गए, वापस ही नहीं आया, ठीक है। तो डरना नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग सी नींद होती है, वो आ जाता है वापस। ऐसे बहुत सारे और भी जो है ना कि गलत फहमियां हैं, जैसे हिप्नोसिस काला जादू है, तंत्र मंत्र से होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हिप्नोसिस जो है ना बिल्कुल 100% साइंटिफिक प्रोसेस है, तो डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
आपके आसपास के लोग भी अगर डर रहे हैं तो उनको भी हम थोड़ा अवेयरनेस करेंगे कि भाई ये तो पूरा माइंड का गेम है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, फिर हिप्नोसिस का रेशियो, ये जो रेशियो यहाँ पर लिखा है 60-20-20 का, ये कहां पर लागू होता है? ये लागू होता है स्टेज हिप्नोसिस के ऊपर, क्योंकि वहां पर सामने वाले लोग हिप्नोटाइज होना नहीं चाहते हैं, आप उनको करना चाहते हैं। तो 60-20-20 का रेशियो है। मतलब क्या है कि जैसे 10 लोग हैं, 6 लोग बहुत ही आसानी से हिप्नोटाइज हो सकते हैं, 2 लोग होंगे वो थोड़ा हार्ड है, और बाकी के 2 जो है वो उस समय पे नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? ऐसे तो हम ये कहते हैं हिप्नोसिस में कि एवरी सब्जेक्ट इज अ गुड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये रेशियो क्यों आ जाता है? माइंड तो सबके पास सेम ही है, माइंड तो सब सोच भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो इसलिए आता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है ना वो वर्क करता है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? कि हम किस ग्रुप में बैठे हैं और हमारी सोच उस समय पे क्या है। जैसे 10 लोग बैठे हैं वहां पर, उसमें से जो ये 60% वाले हैं, 6 लोग, उनकी मेंटालिटी क्या होगी कि भाई हम 10 लोग यहाँ पर है, अब ये हिप्नोटिस्ट है, हिप्नोटाइज करेगा, सबका होगा वो हमारा होगा, तो चलो भाई चलते हैं और हिप्नोटाइज होते हैं और मजे लेते हैं। ठीक है, ये 6 लोगों की मेंटालिटी है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं ग्रुप में, उनको अच्छा लगता है, सेफ फील करते हैं। और नीचे के जो 20-20 है, 4 लोग, उनकी मेंटालिटी बिल्कुल अलग। उनकी मेंटालिटी थोड़ी शर्मिंदा टाइप, थोड़े अकेले रहने वाले। उनका मानना ये है कि भाई ये हिप्नोटिस्ट है, अगर हमें हिप्नोटाइज करेगा और कुछ उल्टी-सीधी हरकत करवाएगा, क्योंकि स्टेज हिप्नोसिस में वही सब कुछ होता है, हँसी-मज़ाक, तो लोग मेरी हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक बनाएँगे। तो हमें अभी हिप्नोटाइज होना ही नहीं है। ठीक है? इसलिए वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। तो उनकी मेंटालिटी ये है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रेशियो का जो है ना गेम आ जाता है। अगर यही 4 लोगों को उस समय पे अकेले-अकेले ले जाके हिप्नोटाइज़ किया जाए, वो तुरंत हो जाएँगे। क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ फ़ील कर रहा है, यहाँ पर कोई है ही नहीं देखने वाला। मैं हूँ और हिप्नोटिस्ट है, जो होगा मैं देखूँगा, ये देखेगा, और तो कोई देखने वाला है ही नहीं। तो वहाँ पर उनकी मेंटालिटी तुरंत चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर रेशियो होता है। बाकी जब आप हिप्नोथेरेपी के लिए करेंगे, तब जाके ये रेशियो जो होता है ना 95 से 99 तक पहुँच जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पर्सन पूरी तरह से सरेंडर है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर गोली लेंगे तो गोली खाएँगे, इंजेक्शन लेंगे तो इंजेक्शन देंगे, और एडमिट करने के लिए कहेंगे तो एडमिट हो जाएँगे। यहाँ पर भी ऐसा है, जो पर्सन आया है बेचारा खुद ठीक होने के लिए आया है, तो वो सोच के ही आया है, सुलाएँगे तो सो जाएँगे, रिलैक्स होने को कहेंगे रिलैक्स होंगे, सजेशन देंगे तो सजेशन लेंगे। मतलब उसको तो ट्रांस में जाना ही जाना है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ना जाए। ठीक है? तो वहाँ पर कोई रेशियो का कोई ज़्यादा मैटर नहीं रहता है। बाकी स्टेज में आपको 60-20-20 का मिलेगा। अब देखिए, अगर आपको एक प्रॉपर हिप्नोथेरापिस्ट बनना है, प्रॉपर एक क्लिनिकल हिप्नोथेरापी करनी है, तो कुछ एटमॉस्फियर का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक कमरा ऐसा ढूँढिए जहाँ पर ज़्यादा आवाज़ ना हो, बाहर की आवाज़ जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा ना हो पाए। दूसरी, एक अच्छी-सी चेयर लीजिए, जिसमें पर्सन जो है ना बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सके, रिलैक्स हो सके। अब कंफर्टेबल चेयर, गुड चेयर का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जो रिक्लाइनर चेयर नहीं आती है, 45 डिग्री एंगल पे सोते हैं हम, वो वाली। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हम बिल्कुल जैसे नॉर्मल चेयर में बैठते हैं, तो हम पूरा सीधा बैठते हैं, कमर स्ट्रेट रहती है और सीधे बैठते हैं। मतलब कि हम पूरी तरह से सो नहीं पाते हैं। अगर आप बैठे-बैठे अगर सोएँगे तो आपको जाके झपकी आ जाएगी, आप गिर जाएँगे, ठीक है? और अगर आपने पर्सन को पूरा लेटा दिया बेड पे, तब क्या होगा? तब पर्सन सो जाएगा, क्योंकि उसको आदत है कि जब हम बेड पे लेटते हैं तब हमें सोना है। और हमें कहाँ रखना है पर्सन को? हमें रखना है पर्सन को इन बिटवीन, ना ही जगाना है, ना ही सुलाना है। इसीलिए वो जो 45 डिग्री एंगल वाली चेयर आती है, वो हमें काम की है। हम जब कोई जर्नी करते हैं ना बस की, और अगर वो जगह पुश बैक चेयर होती है, ठीक है, जो जैसे हम पुश बैक चेयर में अगर ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको कभी अनुभव हुआ नहीं हुआ पता नहीं, आपने ध्यान दिया, आप जब आंखें बंद करके सोएंगे या फिर सोने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ज्यादा विजुअल्स, ज्यादा सपने आएंगे, उस टाइम पे विजुअल्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप रिक्लाइनर पे बैठे हुए हो और एक रिलैक्सिंग अवस्था में जा रहे हो, तो आपका नेचुरल ट्रांस आना वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
तो एक गुड चेयर लेंगे जहां पर पर्सन एक कंफर्टेबल तरीके से 45 डिग्री एंगल पे आराम से लेट सके। अब स्टार्टिंग में ही वो चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल जैसे लेटा के पीछे 2 तकिए रख के भी उसको करा सकते हैं। अगर आपको फिर आगे बहुत अच्छी तरह से करना है, क्लिनिक विनिक खोलना है, तब की बात है ये तो। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है यहाँ पर 20 से 26 लिखा है, वो थोड़ा गलत है। 25 से 30 जो है ना, ये हमारे जो कि देश के मुताबिक अच्छा रहेगा। ज्यादा ठंडा भी नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं, क्योंकि ज्यादा ठंडा होगा तब भी वो सो नहीं पाएंगे, ज्यादा गर्म होगा तो पसीने आ जाएंगे, तब भी उसको इरिटेशन होगा। तो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर रहेगा। एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए हमें, ये कंपलसरी है, आप घर पे करो या फिर कहीं बाहर करो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा जिसमें पानी की आवाज, ठीक है, फिर झरने की आवाज, कुछ भी ऐसी अच्छी सी जो है ना, अब बर्ड्स की आवाज, नेचुरल म्यूजिक एक बजना चाहिए, बहुत ही लो वॉइस पे, ज्यादा जोर नहीं। उसके बाद लाइट जो है वो बहुत ही डीम होनी चाहिए, ज्यादा ब्राइट भी नहीं कि उनकी आंखों को चुभे, और ज्यादा डार्क भी नहीं कि वो सो जाए। एक हल्की सी डीम लाइट चाहिए, ठीक है, कलर कोई भी चलेगा, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, पर एक डीम लाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर एक फ्रेग्रेंस जलाएंगे, कोई खुशबू, ठीक है, तब भी रूम फ्रेशनर में एक अच्छी सुगंध डाल दीजिए, या फिर कोई अगरबत्ती अच्छी सी फ्लोरल चलाइए, तब बढ़िया है। और जो कपड़े पहने होंगे वो बिल्कुल रिलैक्सिंग होंगे, ज्यादा टाइट ना हो, क्योंकि ज्यादा टाइट कपड़े पर्सन को रिलैक्स नहीं करने देते। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी जो है कि हिप्नोथेरापी कर पाएंगे। ठीक है, यस समझ में आ गया ये सारा कुछ? यस सर, यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है, ज्यादा अभी चलाऊंगा तो फिर ऊपर से चला जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग जैसे लिंक आती है वापस भेजूंगा आपको, फिर से सुनना है फिर से सुन लीजिए। और यस कल यस फिर 8 बजे ज्वाइन हो जाइएगा, आगे का जो पार्ट है जी। ना वो हम देखेंगे। ठीक है ओके सर। जी। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर बात करते हैं।